नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा विधानसभा चुनाव बीत गया और इस विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस ने नारा दिया था, हाथ बदलेगा हालात। लेकिन कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस की हालत पर ही सवाल होने लगे। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब मंथन का दौर चल रहा है और अब लगातार यह सवाल कांग्रेस के अंदर से ही उठ रहा है कि हार के कारण क्या रहे। हाईकमान ने संगठन में गुपचुप तरीके से बदलाव की कोशिशें तेज की हैं और बदलाव होना शुरू भी हो गया। ऐसे में सबसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा प्रभारी और सह प्रभारी को लेकर। सह प्रभारी को लेकर खबर निकलकर यह सामने आई कि जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी बनाया गया है। कौन है जितेंद्र बघेल, क्या है इनकी सियासी रणनीति, कहां से ये आते हैं और कितने मजबूत हैं और हरियाणा कांग्रेस को कितना मजबूत कर सकते हैं, ये सवाल भी कांग्रेस के अंदर से उठने लगा है। इसके अलावा हार के कारणों को लेकर एक कमेटी बनी, उस कमेटी को लेकर भी खूब हल्ला हुआ। लेकिन इन सब के बीच जो छोटे छोटे बदलाव की शुरुआत हुई है वो कांग्रेस को क्या मजबूत करेगी और कौन कौन से बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं, आज चर्चा इसी पर करेंगे। सह प्रभारी को लेकर खबर आ गई। प्रभारी दीपक बाबरिया साहब हैं, क्या उनकी भी छुट्टी हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका क्या होगी और चौधरी उदयभान क्या करेंगे। शैलजा गुट उधर मुखर होता दिखाई दे रहा है। कई सवाल पार्टी के अंदर से उठते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि संगठन को लेकर कई मर्तबा सवाल हुआ, सवाल का जवाब यह आया कि हम तो ऐसे ही चलेंगे और ऐसे ही जीतेंगे भी। विधानसभा चुनाव बीत गया और उसके बाद भी इस सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं, संगठन कब बनेगा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत से, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार से, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, सवाल जवाब करें, उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त ने कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दिया है। कई बार गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की सर्विस ही नहीं, उसके ओवरहोलिंग की दरकार होती है। शायद इसीलिए पार्टी अब हार के कारण जानने के साथ साथ अपने जख्मों को भी भर रही है। पार्टी ने गुपचुप तरीके से राहुल गांधी के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल को प्रदेश संगठन का सह प्रभारी लगा दिया है। उनकी नियुक्ति का पत्र कई दिन बाद जारी हुआ है। तो क्या ये प्रदेश संगठन में बदलाव की शुरुआत है? उधर मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में जितेंद्र बघेल का ही सुझाव था कि सभी हारे हुए 53 उम्मीदवारों को 9 नवंबर की दिल्ली बैठक में बुलाकर उनसे 1-to-1 करके हार के कारण जाने जाएं। इधर हरियाणा की बनी 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल का कहना है कि 9 नवंबर की बैठक के बाद सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर पार्टी ईवीएम्स को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेगी। हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहां कहां ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहां ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहां अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहां जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज किया। तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से सबक लेकर संगठन में 10 साल के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या सह प्रभारी की नियुक्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष का भी नया चेहरा सामने आ सकता है? उधर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने भी टोटल न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि हार की जांच पड़ताल में असली कारण सामने आने चाहिए ताकि बीमारी डायग्नोज करके सही इलाज किया जा सके। ये चीज़ें हैं जो समय पर हमने भी जो बातें कही थी वो उस समय कही थी। अब ज़्यादा मैं इन चीज़ों में इस तरह से नहीं जानना चाहूँगी। एक बार देखते हैं आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र झारखंड चुनाव हो लें, उसके बाद क्योंकि हमारा भी हरियाणा का आधा अधूरा भी पड़ा है मामला, उसके बाद हाईकमान क्या व्यू लेता है तो उसके बाद ही देखेंगे क्या कुछ होता है। चलिए अब कांग्रेस और कांग्रेसियों की नजरें दिल्ली में 9 नवंबर को होने वाली मेगा बैठक पर टिक गई हैं। पार्टी को हार का गम तो है ही, पर चुनाव हारे कई उम्मीदवारों के सपने टूट गए। भारी भरकम खर्च हुआ, 5 साल का और इंतजार, 2029 तक तो कई तो बेचारे ओवर एज ही हो जाएंगे।
ये गम भारी है, कैसे सहे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू होता है और कांग्रेस के लिए बहुत सारे सवालात हैं कि कांग्रेस अपने आप को कैसे हरियाणा में मजबूत करेगी। सत्ता में आने का दम भरने वाली कांग्रेस आखिर क्यों पिछड़ गई, ये जानने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और बाहर के लोग, राजनीतिक जानकार भी कि आखिर कहां कमी रही। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहां गड़बड़ी की गई, अधिकारियों ने कहां गड़बड़ी की, ईवीएम कहां गड़बड़ हुई, ये कम ही सुनाई दे रहा है कि हम कहां पर कमजोर थे, कहां पर गुटबाजी आड़े आई, कहां पर कमी रह गई या फिर उम्मीदवार कमजोर था। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। सह प्रभारी को लेकर एक बड़ी खबर आई। हालांकि प्रभारी और सह प्रभारी को लेकर एक सवाल अक्सर होता है, ये हरियाणा यानी कि उस राज्य से बाहर के होते हैं और वहां से लेकर इन्हें प्रभारी बनाया जाता है। यह कहा जाता है कि ये म्यूचुअल सबको लेकर चलेंगे, लेकिन हरियाणा में ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। दीपक बावरिया साहब दिल्ली से गए, वो कुछ नहीं कर पाए, उन्हीं की भूमिका को लेकर सवाल, क्या उनकी भी छुट्टी हो सकती है? देखिए पंकज, असल स्थिति तो ये है, 2-3 दिन से कांग्रेस के कई नेता मेरे भी संपर्क में हैं, वो इस चीज को आगे भेजना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे कि क्या भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया, इन तीनों से ही जो छोटे कार्यकर्ता नाराज हैं, खासतौर पे भूपेंद्र हुड्डा से, उनका ये कहना था कि भूपेंद्र हुड्डा कुंडली मारकर क्यों बैठे। ये शब्द, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए कि भूपेंद्र हुड्डा कुंडली मारकर क्यों नहीं बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। हालांकि दीपक बाबरिया ने ऑफर किया है, पेशकश की थी कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, आप चाहे तो मेरा इस्तीफा ले ले, एक पेशकश की थी। लेकिन जो छोटे नेता हैं जिलों में, वो कह रहे हैं कि उदय भान भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर चले, जैसा वो चाहते थे, और उनको बनाने वाले भी यही थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को लेकर थोड़ा नाराजगी है कि वो कुंडली मार क्यों बैठे हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं, वो भी अपनी गलती खोलकर क्यों नहीं मानते कि उनकी गलती है, जो कुछ हुआ अब तो हो गया, लेकिन कम से कम इस्तीफे की ऑफर ही कर देते। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो टिकट के इंतजार में थे, उनका ये कहना है। जहां तक बात रही कि भूपेंद्र सह प्रभारी का पद दरअसल खाली पड़ा था। देखिए, बीजेपी में सह प्रभारी लगाया गया, चुनाव के दौरान प्रभारी भी आए, डॉक्टर सतीश पूनिया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया जब चुनाव घोषित हो गए, लेकिन सह प्रभारी का पद खाली पड़ा था। बताया ये जा रहा है कि एक हफ्ता पहले, 8-9 दिन हो गए हैं, इनको गुपचुप इशारा किया गया था, राहुल गांधी के काफी करीबी हैं, और अभी राष्ट्रीय सचिव है, चूंकि राष्ट्रीय सचिव है तो इसलिए सह प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी उसको बनाया जाता है तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है किसी स्टेट का। तो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि इनको सह प्रभारी, चूंकि पद खाली था, एक तरह से संगठन में जोड़ा गया है। आगे चलकर हो सकता है इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और शायद दीपक बाबरिया को बदला जाए, तो एक संभावना वो नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं बदलाव की प्रक्रिया, एक बदलाव शुरू हो चुका है। इनकी चिट्ठी भी नियुक्ति की अभी 1 का दिन में ही आई है, लेकिन 9 दिन पहले इनको कह दिया गया था कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। और जो मंगलवार को जो बैठक हुई है दिल्ली में, 9 तारीख अगली बैठक होनी है, उसमें इन्हीं का सुझाव था जितेंद्र बघेल का कि जो हारे हुए 37 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, 53 जो नहीं जीत सके, उनको बुलाया गया 9 तारीख की बैठक में जो दिल्ली में होनी है। एक एक करके 1 to 1 उनकी बात जानी जाएगी, उनसे उनके 4 सवाल भी होंगे। सवाल ये रहेगी कि पुलिस की भूमिका कैसी रही। कुछ जगह ये आरोप थे कि शराब या पैसे बांटे गए हैं, बीजेपी पर आरोप है, अभी ये नहीं कह रहे साबित हो गए। कुछ शिकायतें नीचे से ये आई थी कि शराब और पैसे का थोड़ा सा लालच दिया गया या उस तरह का हुआ है। तो पुलिस की भूमिका के बारे में, उसके बारे में जो ऑफिसर्स थे, कुछ ऑफिसर्स पर आरोप है, जैसा बीजेपी के नेता महिपाल ढांडा ये भी कहते रहे कि उनकी आस्था और उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था, उनको लग रहा था शायद कांग्रेस सरकार आ रही है। तो जो सिविल अधिकारी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, वो भी संदिग्ध है कुछ जगह पे। उनकी भूमिका के बारे में ये जो आएंगे, जो चुनाव हारे हैं दिल्ली में, उनसे 1 to 1 बात होगी, उनसे नाम मांगे जाएंगे, किस तरह की गड़बड़ियां, धांधलियां हुई हैं। और तीसरा ये था कि जो ईवीएम्स है, जहां ईवीएम्स मतदान के बाद रखी गई थी, आरोप है कि कुछ जगह सीसीटीवी नहीं थे, ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और एक लास्ट में हमने देखा 8 तारीख को जब गिनती हुई थी, मतगणना हुई थी, तो डाटा की रिपोर्टिंग लेट हुई। उसके अलावा गिनती के आंकड़े जो थे, गिनती की स्पीड धीमी थी, ये भी आरोप थे कि उस दौरान कुछ गड़बड़ियां की गई है, ऐसे आरोप है। तो ये सारे तथ्यों
के बारे में बात की जाएगी, एक से एक अलग अलग एक बंदे से बात की जाएगी। उनके जो आरोप होंगे उनको यह भी कहा है कि जब दिल्ली आए 9 तारीख की बैठक में तो आपके पास कोई सबूत हो, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो या कोई और फोटो हो, कोई वीडियो आप लेकर आइए, सारे सबूत इकट्ठा करके चुनाव आयोग के खिलाफ ईवीएम के मामले में केस फाइल किया जाएगा। ये करण दलाल कह रहे हैं, जो नई हरियाणा की कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हम कोर्ट में केस करेंगे। हो सकता है कोर्ट में केस जाए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम पब्लिक में थोड़ा सा सिंपैथी जरूर होगी। पब्लिक को ये इंप्रेशन जाएगा कि इनसे क्या ज्यादती हुई है, या आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा मिले। लोग ये सोचे कि पिछली बार इनसे जोर जबरदस्ती हुई थी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फायदा हो या लोगों की सिंपैथी मिले कि हाँ इनसे जोर जबरदस्ती हुई है, इस तरह का प्रभाव बनाने की कोशिश होगी। कोर्ट का जो फैसला आएगा देखा जाएगा। जी महेश, आपके पास आ रहा हूं इसी बदलाव को लेकर जो गुपचुप तरीके से शुरुआत जिसकी हुई है, लेकिन एक तरफ वो सवालात जो दलाल साहब कह रहे थे कि हम ये सवाल करने वाले हैं जो हमारे उम्मीदवार हारे हैं उनसे, लेकिन वो वाले सवाल जो अंदरूनी सवालात हैं उनका जवाब कौन देगा? बार बार दीपक बाबरिया साहब से कहा गया कि देखिए संगठन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं जी चलता रहेगा। आपने गुटबाजी बोला, कहाँ गुटबाजी है? उन सवालों को तो कोई छू ही नहीं रहा है जो असल में कांग्रेस की हार की वजह होंगे या हो सकते हैं। बाहर वाले सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अंदर वाले सवालों के जवाब कौन देगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अपने हार के कारणों को जानना है तो उसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गांव के जो है चौपाल पर अगर खड़े हो जाइए तो 5 मिनट में गांव से वहां से गुजरने वाला हाली और पाली और कह सकते हैं कि एक अनपढ़ आदमी जो है कांग्रेस पार्टी की हार के तमाम कारणों का अच्छे से खुलासा कर देगा। बहुत ज्यादा समझने की, बहुत ज्यादा उसके लिए गहन ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी वो तमाम असलियत जानना चाहती है। वजह यह कि यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी केंद्र की तरफ से, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बनाई गई, दूसरी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इतने दिनों के बाद उदय भान की तरफ से बनाई गई, और उदय भान की तरफ से जो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए वो करण सिंह दलाल ये बात कह रहे हैं कि हम ईवीएम को लेकर केस दर्ज करेंगे, ईवीएम से जुड़े तमाम मामलों की जानकारी जुटाएंगे। वो ये क्यों जानकारी नहीं जुटाने की कोशिश कर रहे कि निर्दलियों को खड़ा करने के लिए प्रेरित किसने किया था? निर्दलियों को क्या जो है वापस कांग्रेस पार्टी के खेमे में नहीं लाया जा सकता था? और अगर निर्दलीय इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो कहां से आ रही थी? क्यों कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कांग्रेस पार्टी को हराने वाले लोग सक्रिय थे? क्यों कुमारी शैलजा को चुप रहना पड़ा? क्यों नारनौंद और उकलाना सीट की 2 टिकटों की वजह से जो है 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा? बनते बनते राज खो बैठी कांग्रेस। ये एक आम आदमी हरियाणा प्रदेश में आसानी से बता सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की या कैंडिडेट से बात करने की जरूरत भी नहीं है। और यहां जिस तरीके से करण सिंह दलाल ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम, वो साफ तौर से ईवीएम पर ठीकरा पहले से फोड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है इस हार से जोड़ा जाए। वो स्पष्ट ही चाहते हैं कि हारी तो कांग्रेस पार्टी हारी, और अगर जीतते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते, उनके समर्थक जीतते। और ये वही समर्थक हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास और विश्वसनीय होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे। अब वो कैसे ये कह सकते हैं कि इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है? इस हार के लिए तो कांग्रेस पार्टी के हुड्डा समर्थक ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। और जो असल सवाल है उस सवाल को इतर कर यहां पटरी से पूरी ट्रेन को उतारने का काम एक बार फिर से किया जाएगा। और ये जो एक सुखदायी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अंदर का तूफान इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ, हम सालों से, जब से मनोहर 2 की सरकार थी, उसके बाद नायब सरकार आई, जब भी हम ये सवाल करते कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से कि बहुत ज्यादा है, बीजेपी से लोग नाराज हैं, तो हंसकर एक ही जवाब दिया जाता कि कांग्रेस पार्टी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही हराएगी, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही निपटाएगी। और ये हमने देखा भी, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी निपटा रही थी। और असल सवाल से अब भी जो है उतारने की कोशिश यहां पर करण सिंह दलाल कर रहे हैं। वो ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे अनेकों केसेस अलग अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसके बाद खारिज कर दिए गए। ऐसा कुछ भी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ना आज तक मिला है और ना ही आगे मिलेगा। तो ऐसे में यहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर तमाम असल मुद्दों से कांग्रेस पार्टी का ध्यान हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साथ ही वोटर्स का ध्यान हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोटर्स का ध्यान अगर आपने हटा भी लिया तो कांग्रेस पार्टी अपनी असल बीमारी से पार कैसे पाएगी?
जी बीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। जब भी हार होती है, जीत होती है, उसके लिए श्रेय लिया जाता है या दिया जाता है या फिर आप कारण खोजे जाते हैं, और जाहिर सी बात है हरियाणा प्रदेश से शुरुआत होनी चाहिए थी। आप दिल्ली में बैठक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिल्ली में मंथन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हरियाणा से कोई आवाज उठती हुई नहीं दिखाई दी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदयमान हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीड कर रहे थे, जो बार बार सरकार बनने का दावा कर रहे थे। चुनाव की हार हुई तो उसके बाद कोई उनकी तरफ से ऐसी पेशकश नहीं, कोई ऐसा जवाब नहीं कि हार क्यों हुई और इसको हम देख रहे हैं और लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई नहीं। जब कुमारी शैलजा से पूछा गया तो उन्होंने संगठन पर और तमाम लोगों पर ही सवाल दागे। अब यागोगी साहब कह रहे हैं जो कमेटी बनी है उस कमेटी में ही ऐसे लोगों को फिट किया गया, यानी कि एक ही ग्रुप के लोग हैं, इसमें इंसाफ कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस ने कांग्रेस को ही हराया है और कांग्रेस अब कोई सबक भी नहीं लेना चाहती, मतलब चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे केंद्र के नेता हो। अब देखिए, अब आप कितने भी चाहे सह पर बारी लगा दी थी, अब बघेल जी को लगाया है। जब हरियाणा के अंदर ही जो 2 केंद्रीय महामंत्री हैं उन पर कौन नियंत्रण करेगा? एक पूर्व मुख्यमंत्री है, बस जो इतने बड़े नेता हैं उनको कौन नियंत्रण करेगा? विवेक बंसल भी प्रभारी आए थे, उनको किसी ने कोई प्रभारी मानता ही नहीं था। दीपक बाबरिया को कोई प्रभारी नहीं मानता था, मतलब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो उनकी बैठकों में नहीं जाते थे, दीपक बाबरिया की। तो ये तो कांग्रेस का संगठन है, तो कांग्रेस के संगठन में ना तो कोई गतिशीलता है, ना कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। भाई जो कार्यकर्ता है, मान लीजिए आपके पास कांग्रेस संगठन नहीं बना पाए तो कौन सा आपने युवा कांग्रेस का संगठन बना लिया, कौन सा महिला कांग्रेस का संगठन बनाया, मतलब संगठन तो आपने बनाया नहीं किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का। तो मतलब जब आप अपने कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच बनाएंगे, नए कार्यकर्ता तैयार नहीं करेंगे और उनके सामने कोई आदर्श नहीं रखेंगे तो कैसे कांग्रेस के अंदर एक जान आएगी? अब देखिए, ये तो सबको लग रहा था कि सरकार आने वाली है, ये कांग्रेस के नेता मान के चल रहे थे, उसी ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे। अगर कांग्रेस ने अपनी गतिशीलता दिखाई होती, हर विधानसभा क्षेत्र अनुसार जो अपनी रणनीति बनाई होती, अब कहने को तो ईवीएम पे दोष दे देंगे, स्थानीय कारण बता देंगे, प्रशासन पर दोष डाल देंगे, तो ये तो कारण के लिए, लेकिन जो वास्तविक कारण है, क्या कांग्रेस उन तय तक जाना चाहती है? जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार था या दुष्प्रचार था, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति थी? अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन थे, वो तो दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने हरियाणा में कहीं प्रवास किया नहीं। जो जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी थे डॉक्टर सतीश पूनिया, वो तो रोहतक में डटे रहे। तो कांग्रेस का जो केंद्र स्तर के नेता थे वो तो कहीं दिखाई दिए नहीं, वो तो दिल्ली में बैठे हुए योजनाएं बना रहे थे, भी सरकार आने वाली है, लेकिन धरातल पर तो कुछ दिखाई दिया नहीं। और कांग्रेस अब भी जो है वास्तविक कारणों से जो है उस पर पर्दा डालना चाहती है, कांग्रेस अपने अंदर ही झांकना चाहती, भाई उनके क्या कारण थे, नेताओं की क्या गुटबाजी थी, क्यों बागी खड़े किए गए, और कांग्रेस के नेताओं में जो एक संदेश जाना चाहिए था। हालांकि देखिए, राहुल गांधी जी ने तो हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन क्या दिलों से उनकी एकता हुई, क्या भावना बनी उनकी कि कांग्रेस के एक संगठन के रूप में चुनाव लड़ना है? कांग्रेस तो पार्टी के रूप में दिखाई दी नहीं, बिल्कुल बिखर गया। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो सभी बिखरा हुआ था, और कांग्रेस कोई सबक ले लेगी, अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब 13 नवंबर से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो लेकिन अभी तक विपक्ष का नेता यानी कि कांग्रेस के विधायक दल का नेता तय नहीं हुआ। ये कह रहे कि महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके अंदर जो व्यस्त है हाईकमान, लेकिन देखिए अब आपको चुनाव का फैसला तो करना ही है, नेता कौन होगा इधर या उधर तो करना ही। अब नहीं तो विपक्ष को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रही। तो ये जो बातें हैं ये कांग्रेस के अपने अंदर से ही हैं। अब आप कितने भी सह प्रभारी बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए, जब आपके नेता ही मानने को तैयार नहीं है तो बेचारे क्या कर लेंगे? और जो हार के मूल कारण है आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की एक ऐसी छवि बन गई, लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। जो वास्तविक कारण है वो कांग्रेस के केंद्रीय नेता जानना नहीं चाहते, और जो कार्यकर्ता है उनको अब उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ता अपनी बात कहां तक कहें? ये जरूरी नहीं है जो 8 लोग कमेटी में बनाए गए हैं उनकी राय अंतिम और सर्वोच्च है, दूसरे लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, जो समिति में शामिल नहीं है वो भी अपने राय दे सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या वास्तविक तय तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। देवेंद्र, अक्सर संगठन को लेकर सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता किससे अपनी बात कहेगा? वो दीपक बाबरिया तक या प्रभारी तक या सह प्रभारी तक नहीं पहुंच सकता, और प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर संगठन होता तो फिर संगठन के अध्यक्ष तक वो अपनी बात जरूर पहुंचा सकता था। वो पीड़ा भी और समाधान भी और समस्या भी सब बता सकता था, जिस पर काम कांग्रेस करती तो शायद बेहतर होता। एक सवाल तो ये संगठन नहीं बनने की वजह से ये तमाम चीजें। दूसरा सवाल वीरेंद्र
यहाँ पर सोनी साहब ने एक सवाल किया कि जो प्रभारी आते हैं उनकी ही मान्यता नहीं होती है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसे काम कैसे होगा? आप एक कॉमन वाला एक सर्वमान्य आप प्रभारी नहीं बना पा रहे हैं, ये भी आपके लिए एक दिक्कत है, यह हाईकमान के लिए दिक्कत है। तीसरा सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर, अगर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है तो अब तक आप एक चेहरे को लेकर एक मत नहीं है। देखिए पंकज, जहां तक प्रभारी की बात है, हमने चुनाव के दौरान देखा, अभी मतदान नहीं हुआ था, ना मतगणना हुई थी, कुमारी शैलजा ने दीपक बाबरिया के खिलाफ मतलब एक मीटिंग बुलाई गई थी, मेरे को याद है दिल्ली में। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कहीं नहीं वहां पर, उनका ये कहना था कि हम व्यस्त हैं, हमारी दूसरी जिम्मेदारियां हैं। और कुमारी शैलजा ने दीपक बाबरिया के खिलाफ बयान भी दिया था कि वो सबको साथ लेकर नहीं चले, इस तरह की तोहमत लगाई थी। इलेक्शन के दौरान जब तक वोट नहीं पड़े थे तो शुरू से ये दूरियां, आपसी जो खींचतान थी, चुनाव से पहले ही नजर आ रही थी। और अब जिस तरीके शमशेर गोगी ने कहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा जो नहीं कह सकती, कुछ लोगों का ये कहना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुमारी शैलजा जो कहना चाहती है नहीं कह सकती, तो उनके आदमी कह देते। जैसे शमशेर गोगी ने कल कहा है कि पार्टी का नाश करने वाले तो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी है, इन्हीं की जिम्मेदारी है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ। ये देखिए हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको याद दिला दूं पंकज, अभी बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनी है, स्पीकर बना दिया, डिप्टी स्पीकर, मंत्रिमंडल बना दिया, जिम्मेदारी। और आप हैरानी होगी सुनकर, ये इस संगठन के लिए लड़ रहे हैं, 10.5 साल हो गए। यहां महिपाल ढांडा जो मंत्री बने पानीपत से, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनका कहना है कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई, 20,000 नए सदस्य मेरे को बनाने हैं, 20,000 मेंबरशिप ड्राइव में मेरा काम ये है, मेरे को ऊपर से लेटर आया कि 20,000 नए सदस्य बनाना महिपाल ढांडा की जिम्मेदारी है। यही काम कृष्ण पवार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए, धन्यवाद दौरे किए गांव में जाकर कि आपने बीजेपी को समर्थन दिया, मुझे फिर जिताया, धन्यवाद भी करे। और आज नई मेंबरशिप मंत्री को इस काम पे लगा दिया। आप देखिए क्या संगठन के प्रति जिम्मेदारी, समर्पण, आदेश क्या होते हैं। एक तरफ ये लोग, ये हाल है कांग्रेस का, और बीजेपी मंत्रियों के जिम्मे है कि आपको अगले इतने दिनों में 20,000 नए सदस्य बनाने और उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजनी है जी। तो प्रभारी को लेकर इन लोगों का, चाहे शैलजा हो या और नेता रहे होंगे, कैप्टन अजय यादव ने भी बहुत कुछ किया है, आपस में ही देखिए भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी मिली लेकिन उनको दूसरे नेता मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मतलब आपस में ही उलझ रहे हैं एक दूसरे से। और दूसरी तरफ बीजेपी है कि मंत्रियों को कहा जा रहा है कि 20,000 नए सदस्य बनाने आपकी जिम्मेदारी है, तय समय में ये काम करके आप हाईकमान को रिपोर्ट कीजिए। अब देखिए संगठन, ऐसी स्थिति में क्या कहे कांग्रेस को। और नीचे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो बेचारे घुट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन नेताओं की वजह से हमारे ऊपर क्या गुजरी है, हम क्या बताएं। नेताओं की उनकी सुनने वाला कोई नहीं, कार्यकर्ता पिस रहे हैं। जी महेश, आपके पास में आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर कि बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति को लेकर हमने कई मर्तबा सवालात किए हैं, लेकिन उससे इतर जब संगठन की बात आती है तो संगठन के नाम पर आपके पास कुछ नहीं, यानी कि ना महिला संगठन आप मजबूत कर पाए, ना यूथ को आप मजबूत कर पाए, ना आप कोई कोर्स बना पाए। आप जाति धर्म के नाम पर आप कहते जरूर हैं कि सियासत करते हैं, लेकिन ये तो सब जानते हैं ना, मीटिंग रूम से सियासत नहीं चलती, आपको ग्राउंड पर जाना ही पड़ेगा। और ये ड्राइंग रूम की सियासत भी नहीं अब चलने वाली है, क्योंकि जनता जागरूक है और जानती है कि जो जमीन पर होगा, जिसके कार्यकर्ता ज़्यादा जमीन पर होंगे, जिसके ज़्यादा संगठन में लोग होंगे, वही मजबूत होगा। लेकिन उन सब के बावजूद आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिल्ली में बैठक, आप बैठक के जरिए नतीजा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पंकज, बड़ी आसानी से पूरी परिस्थिति को समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री के जिम्मे 20-20 हजार लोगों को, यानी नए सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी है। अगर अभी कुछ दिन पहले ही सरकार बनी है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन अपनी खामियों से, अपनी गलतियों से सबक भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसी कार्यक्रम में आए दिन दोनों पार्टियों के फर्क पर जब जिक्र होता तो मैं यही कहा करता था कि कांग्रेस पार्टी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी भी तरह की छोटे से छोटी बीमारी आने से पहले ही सीटी स्कैन करवाकर उसका डायग्नोज कर उसका इलाज मुकम्मल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यही वो डिफरेंस था जो हार को जीत में बदल गया। यहां कांग्रेस पार्टी अपने दम से ही गिरती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेकर उससे सीखकर आगे बढ़ती हुई नजर आई। अब जिस तरीके से अधिकारियों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और जिस तरीके से
से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर यहाँ पर किए जा रहे हैं और 100 दिनों का एजेंडा जो अधिकारियों के सामने रखा गया, उसका मकसद सिर्फ एक है कि जनता के हित के फैसले जो है सही तरीके से वो लागू करवा पाए, जो कि मनोहर लाल खट्टर नहीं करवा पा रहे थे। भले ही उनकी नीतियां अच्छी थी, बुरी थी, वो अलग बात है, लेकिन जो भी नीतियां मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बनाई गई, अफसर उसे लागू नहीं कर पाए। अब जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का करें तो कांग्रेस पार्टी अभी तक ना तो यहां पर हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सीएलपी लीडर को तय कर पा रही है, ना ही हार की जिम्मेदारी कोई हरियाणा प्रदेश में लेने के लिए तैयार है। अगर फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया था, जीत का श्रेय अगर उनके सिर पर था, तो हार की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले रहे हैं? उदय भान जिस तरीके से फ्री हैंड खेल रहे थे, अगर उनकी हार हुई और खुद वो अपना चुनाव हार चुके हैं, तो वो हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? और जिम्मेदारियों से मुक्त तो कुमारी शैलजा भी नहीं हो सकती हैं, क्यों पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो खामोश हो गई थी? परिस्थिति, हालात चाहे जो भी रहे, उन्हें कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी उनके खून में है, तो कांग्रेस पार्टी का ये खून सूखता हुआ नजर आ रहा था। हार की तरफ पार्टी जा रही थी, उन्हें बचा सकती थी वो अगर सही समय पर। छोटा सा सवाल का जवाब देना है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। जो है हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं झेलना पड़ता, लेकिन वो जो खामोशी थी वो बहुत भारी पड़ी और कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रही। वीरेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आप ही ने सवाल उठाया था, सत्र शुरू होने वाला है, ये कहां पेच फंस रहा, क्यों कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये चेहरा है विधानसभा में जो पक्ष रखेगा? देखिए, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, उनका दावा बनता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कोई नया चेहरा जो है वो उपयुक्त होगा? अब देखिए, कुमारी शैलजा के तो 4 विधायक हैं, अब जो वहां के रायशुमारी तो लेकर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आ गए वो तो चले गए। अब कांग्रेस हाईकमान को इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वो अपने जो भी उनकी राय है, जो विधायकों ने राय दी है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। इतना लंबा समय क्यों लेते हैं? अब देखिए, कांग्रेस ने अभी जब लोकसभा के चुनाव थे, उसके बाद 5 सीटें आने के बाद भी हार के कारणों की समीक्षा की गई थी, तो शमशेर गोगीगा ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि जो लोगों ने कांग्रेस को हराया वो तो इस मीटिंग में ही मौजूद है। मतलब उस समय भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। तो उनका इशारा वीरेंद्र राठौर की तरफ था, क्योंकि उन्होंने वीरेंद्र राठौर ने जो है उनका बिश्नोई जो भारतीय जो करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका विरोध किया था। तो मतलब कांग्रेस ने तब भी सबक नहीं सीखा, तो अब क्या सबक सीखेगी, इसमें संदेह। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कांग्रेस ने इस हार से सबक लिया है, और जो बदलाव किए जा रहे हैं ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे? जो प्रदेश स्तरीय बदलाव होने हैं, जिनको लेकर संगठन में ही सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई कांग्रेस हाईकमान द्वारा की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी।